गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जियोग्राफ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफ़ी जिसे हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। और आज ये जो फर्स्ट क्लास है जियोग्राफ़ी की, इसमें हम लोग जियोग्राफ़ी की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भूगोल, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफ़ी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो जियोग्राफ़ी है उसके जनक कौन हैं। तो जियोग्राफ़ी के जनक माने जाते हैं हिकेटियस। जियोग्राफ़ी के जनक हिकेटियस को माना जाता है। और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि जियोग्राफ़ी का ये जो नाम है जियोग्राफ़ी, तो ये नाम किन्होंने दिया, अर्थात जियोग्राफ़ी का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन है। तो उनका नाम है एरिस्टोथेनिस। तो जिन्होंने नामकरण किया, तो ये दो बेसिक जानकारी जियोग्राफ़ी के बारे में कि जियोग्राफ़ी के जनक जो हैं वो हिकेटियस हैं, और जियोग्राफ़ी नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है एरिस्टोथेनिस। अब इसके बाद फिर जियोग्राफ़ी हम कई स्तरों पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफ़ी या छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत की जियोग्राफ़ी या भारत का भूगोल, या विश्व की जियोग्राफ़ी या विश्व भूगोल के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड के विज्ञान से। तो ब्रह्मांड का विज्ञान हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना ब्रह्मांड विज्ञान से। और ब्रह्मांड विज्ञान जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, और कॉस्मोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कॉस्मो और दूसरा है लॉजी, जिसमें कॉस्मो का तात्पर्य होता है ब्रह्मांड और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब हुआ ब्रह्मांड का अध्ययन करना या ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रह्मांड विज्ञान से। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ब्रह्मांड विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कॉस्मो का तात्पर्य होता है ब्रह्मांड और लॉजी का तात्पर्य होता है अध्ययन, अर्थात ब्रह्मांड का अध्ययन। अब आगे हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैज्ञानिक ये जानने का प्रयास करते हैं, और ये हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा है कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो इसके बारे में अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग सिद्धांत देते हैं। तो उनमें से हम जो एक सर्वमान्य मत है जिसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है उसे हम देखेंगे। और वो जो सिद्धांत है जिसे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, उस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति या वैज्ञानिक का नाम है सर जॉर्ज लेमात्रे। तो फिलहाल हम अभी देखने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। और इसका जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, उसे देने वाले हैं सर जॉर्ज लेमात्रे। और सर जॉर्ज लेमात्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है उसे जाना जाता है बिग बैंग थ्योरी के नाम से। बिग बैंग थ्योरी, या जिसे हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत ये दिया गया है सर जॉर्ज लेमात्रे के द्वारा। अब इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर जॉर्ज लेमात्रे जी का मानना था कि एक बहुत ही ज़्यादा गर्म और सघन एक पिंड था, है ना, वेरी हॉट डेंस मैटर। तो ये हम एक बना दिए वेरी हॉट डेंस मैटर।
तो ये जो बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा सघन, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, एक ऐसा पिंड था, और इस पिंड में अचानक एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहते हैं। और उस विस्फोट के कारण ये जो पिंड था वो कई टुकड़ों में टूट गया और इसका बिखराव होने लगा, फैलाव होने लगा, और उसी से वर्तमान के ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसा कहते हैं सर जॉर्ज लेमात्रे। तो ये है आपका वेरी हॉट डेंस मैटर, और इसमें होगा एक सडन एक्सप्लोजन, अचानक से एक विस्फोट होगा, और ये जो सडन एक्सप्लोजन होगा उसी से वर्तमान के यूनिवर्स या ब्रह्मांड की रचना होगी। तो ये इस तरीके से ये प्रेजेंट यूनिवर्स जो है वो अस्तित्व में आया। सर जॉर्ज लेमात्रे के अनुसार बिग बैंग थ्योरी दी गई, जिसके तहत एक बहुत ही हॉट टेंस मैटर था, जो बहुत ही गर्म था, बहुत ही सघन था, और अचानक से उसमें एक्सप्लोजन हुआ। अभी एक्सप्लोजन क्यों हुआ इसके भी कई रीज़न दिए जाते हैं, तो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो ये जो सडन एक्सप्लोजन हुआ उसके कारण ये जो हॉट डेंस मैटर था वो बिखर गया, कई टुकड़ों में बिखर गया, और उसके बिखरने से ही वर्तमान के यूनिवर्स या ब्रह्मांड की रचना हुई। ये जो थ्योरी है वो सर जॉर्ज लेमात्रे के द्वारा दी गई है। अब आगे फिर हम इसमें देखेंगे कि ये जो थ्योरी है उसके एक्सेप्ट करने वाले और कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। तो एक और बड़े वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। तो इन्होंने एक रचना लिखी है, इनकी रचना का नाम है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ये जो रचना है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद फिर हम एक और वैज्ञानिक का नाम देखेंगे, जिनका नाम है हबल। तो हबल क्या कहते हैं? हबल का कहना है कि ये जो ब्रह्मांड है, जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट से हुई है, तो उसके तहत जो यूनिवर्स बना उसमें अभी भी एक्सपांसन हो रहा है, अभी भी एक्सपांसन हो रहा है, मतलब वो जो यूनिवर्स है उसमें अभी भी फैलाव हो रहा है। तो हबल का कहना है कि जो ब्रह्मांड है में अभी भी विस्तार हो रहा है। तो ये कुछ थ्योरियां और कुछ जो अनुमान लगाए गए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, इन सब को हमने यहाँ पे देखा। अब आगे हम देखेंगे ब्रह्मांड के संगठन के बारे में। ब्रह्मांड का संगठन मतलब कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, मतलब जो ब्रह्मांड है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो चलिए आइए आगे हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड के संगठन के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे कि ब्रह्मांड के संगठन में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। और इनमें जो सबसे पहला है ब्रह्मांड का संगठन, और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है धूल एवं गैस के बादल। और ये जो धूल एवं गैस के बादल हैं, इन्हें नाम दिया गया, इसे हिंदी में कहते हैं निहारिका, और इसे ही अंग्रेजी में कहा जाता है नेब्युला। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है ब्रह्मांड की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तारे एवं उनका विशाल समूह। और इन्हें आकाशगंगा एवं नक्षत्र के नामों से जाना जाता है। जो तारों के समूह हैं उन्हें आकाशगंगा
एवं नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। अभी आकाशगंगा क्या है, नक्षत्र क्या है, ये आगे हम देखेंगे वन बाय वन। और उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है विस्तृत खाली स्थान। मतलब बहुत सारी जगह ऐसी है जो खाली है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही धूल एवं गैस के बादल हैं, ना ही तारे हैं। तो उस खाली स्थान को हमने नाम दिया विस्तृत खाली स्थान। और इसके अलावा कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे डार्क मैटर पाए जाते हैं। तो ये चार चीज़ें मुख्य रूप से यूनिवर्स के कंपोजिशन में आती है या ब्रह्मांड के संगठन में शामिल है। अब इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है धूल एवं गैस के बादल। धूल एवं गैस के बादल, जिसे हमने और क्या नाम दिया, निहारिका। निहारिका या इसी में अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नेब्युला। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं धूल एवं गैस के बादलों से। तो हम इसमें देखेंगे कि जो तारे हैं, तारों का जो निर्माण है वो धूल एवं गैस के बादलों से होता है। और चूंकि तारों का निर्माण धूल एवं गैस के बादलों से होता है, इसलिए जो धूल एवं गैस के बादल हैं अर्थात निहारिका है, उन्हें तारों का पालना या नर्सरी ऑफ स्टार कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं, धूल एवं गैस के बादल या निहारिका या नेब्युला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो निहारिका है या जो नेब्युला है, इन्हीं में तारों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है तारों का पालना या नर्सरी ऑफ स्टार्स। तो क्यों ऐसा इन्हें कहा जाता है, चलो ठीक है, ये तो हम जान ली कि धूल एवं गैस के जो बादल होते हैं उन्हीं में तारों का निर्माण होता है, तारों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उन्हें तारों का पालना कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे धूल एवं गैस के बादलों में तारों की उत्पत्ति होती है, तारों का निर्माण होता है। तो हम ये देखेंगे इसमें कि ये जो धूल एवं गैस के बादल हैं, है ना, तो ये जब संघनित होते हैं, है ना, जो गैस के बादल हैं उसमें जो गैस के अणु हैं जो पास आते जाते हैं, है ना, इनमें संघनन होता है, संघनन की क्रिया होती है, कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन होने से क्या होता है, जब गैस के अणु पास आते हैं तो उनमें होती है घर्षण की प्रक्रिया, इनमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण इनका टेम्परेचर बढ़ते जाता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जब तापमान बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब उच्च तापमान वाली स्थिति निर्मित होती है, उच्च तापमान मतलब ऐसा नहीं कि 100 डिग्री या 200 डिग्री, हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तापमान पहुंच जाता है, तो ये जो गैस के बादल हैं उनमें मैक्सिमम जो मात्रा होती है वो होती है हाइड्रोजन के अणुओं की। हाइड्रोजन की गैस अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं इन गैस के बादलों में या निहारिकाओं में। तो होता क्या है कि जब तापमान बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है तो उस उच्च तापमान पे जो हाइड्रोजन के अणु हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं संलयन। तो हाइड्रोजन के अणु या हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ेंगे और वो हीलियम का नाभिक या हीलियम बनाएंगे, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। तो मैं यहाँ पे वो जो रिएक्शन है उसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन करके बनाएगा हीलियम। और ये जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का विखंडन, जहाँ पे नाभिकों के टूटने से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकों के संलयित होने से, अर्थात जोड़ने से। किन नाभिकों के संलयित होने से, तो हाइड्रोजन नाभिकों के संलयित होने से। तो जब दो हाइड्रोजन संलयित होंगे तो बनेगा हीलियम, और इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है। और यही जो फेज़ है तारों के बनने का, स्टार्टिंग फेज़ है ना, यहीं से तारों के बनने की शुरुआत होती है। बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित होना प्रारंभ होता है, और इस फेज़ को, तारों के बनने के इस फेज़ को कहा जाता है आदि तारा या प्रोटो स्टार या एम्ब्रियो स्टार। तो ये जो स्टार्टिंग फेज़ है तारों का, है ना, तारों की प्रारंभिक अवस्था, इसे कहा जाता है आदि तारा, या अंग्रेजी में हम कहें तो प्रोटो स्टार।
या एम्ब्रियो स्टार। इन नामों से जाना जाता है जो तारे की प्रारंभिक स्थिति है उसे। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो सभी तारों में होगा और उसके बाद फिर इनमें कुछ अंतर देखने को मिलते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे तारों के प्रकार कि कैसे तारों को विभाजित किया जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि तारों को उनके आकार के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है, और ये 3 कौन कौन से हैं। तो तारों के प्रकार आगे हम देखते हैं। और जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं सन लाइक। सन लाइक मतलब सूर्य की तरह, है ना, मतलब जो तारा सूर्य की तरह है, सूर्य के जैसे है, उसे हम कहते हैं सन लाइक, है ना। इसे हिंदी में भी हम लिख सकते हैं सूर्य की तरह। और चूंकि इसका साइज छोटा होता है इसलिए हम इसे कहते हैं छोटा तारा। तो ये हो गया छोटा तारा। और इसके बाद जो दूसरा आएगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसे कहेंगे ह्यूज स्टार, या इसे हम कहेंगे बड़ा या मध्यम तारा। और इसके बाद जो तीसरा है जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, इसे हम कहेंगे जाइंट स्टार, जाइंट या दैत्याकार तारा, जिसका जो साइज है वो दैत्य के जैसा है, मतलब बहुत बड़ा है। तो ये 3 प्रकार हो गए तारे के, सनलाइक, ह्यूज स्टार और जाइंट स्टार। अब फिर हम ये देखेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये सीमा कौन सी सीमा है जिससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा जो तारा है वो सनलाइक की कैटेगरी में आएगा, कौन सा ह्यूज स्टार की कैटेगरी में आएगा और कौन सा जाइंट स्टार की कैटेगरी में आएगा। तो हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। सनलाइक या सूर्य की तरह तारा किसे हम कहेंगे। तो यदि किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना तक है, 1.44 गुना तक या उससे कम है, तो उसे हम कहेंगे सन लाइक तारा, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना तक अगर द्रव्यमान है तो उसे हम कहेंगे सनलाइक या सूर्य की तरह तारा, या उसे हम कहेंगे छोटा तारा। और ये जो यहाँ पे लिमिट बताई गई है 1.44, ये लिमिट किसने बताई और इसे क्या कहते हैं। तो चूंकि ये जो लिमिट है वो बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर। उन्होंने ये लिमिट बताई है कि हाँ भाई, कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना तक है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो जो तारा है वो छोटा तारा या सूर्य की तरह तारा या सनलाइक स्टार कहलाएगा। ये बताने वाले चूंकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, इसलिए ये जो लिमिट 1.44 की है इसे कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। तो ये आपका कहलाएगा चंद्रशेखर लिमिट, या हिंदी में कहलाएगा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम ये देखेंगे ये जो ह्यूज स्टार है वो क्या है फिर। तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 1.44 से 3 टाइम्स तक है, मतलब सूर्य का जो तारा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से 3 गुना तक है, तो उसे हम कहेंगे ह्यूज स्टार या बड़ा या मध्यम तारा। लेकिन यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना से अधिक है, तो उसे हम कहेंगे जाइंट स्टार। अब ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, आकार में डिफरेंस देख रहे हैं, द्रव्यमान में डिफरेंस देख रहे हैं, इसके कारण इनके जीवन चक्र में भी अंतर देखने को मिलेगा। और इनके द्रव्यमान, इनके आकार के कारण इनके जीवन चक्र में क्या अंतर आएगा इसे हम आगे समझेंगे, आगे देखेंगे। और ये बहुत सिंपल सा है कि यदि, है ना, आगे हम इसको देखते हैं। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है तारों का जीवन चक्र। या सबसे पहले हम देखेंगे तारों की जीवन अवधि हम कैसे तय करते हैं। तो ये जो तारों की जीवन अवधि है वो तय की जाती है इनके आकार से। या तो ये जो तारा है वो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो यदि छोटा होगा तो उसकी जीवन अवधि क्या होगी, और यदि तारा बड़ा होगा तो उसकी जीवन अवधि क्या होगी, ये हम देखते हैं। तारों की जीवन अवधि
तो ध्यान से देखिएगा इधर, यदि यदि जो तारा है वो छोटा है, छोटा तारा, तो चूंकि तारा छोटा है, उसका आकार छोटा है, तो उसमें गैसों की मात्रा कम होगी, गैसों की मात्रा कम होगी तो संलयन की प्रक्रिया कम होगी, और इसलिए जो तापमान जो उत्सर्जित होगा या जो तापमान बनेगा वो भी कम बनेगा, है ना। तो यदि तारा छोटा है तो तापमान कम होगा, और यदि तापमान कम है तो उसकी उम्र अधिक होगी। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तापमान कम उम्र अधिक, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जस्ट रिवर्स क्या होगा, यदि तारा बड़ा है, बड़ा तारा, तो बड़ा तारा है तो उसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक होगी, हाइड्रोजन अधिक होगा तो संलयन की प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होगी, तो तापमान उच्च होगा, तापमान अधिक होगा। और जब तापमान अधिक होगा तो रेसिप्रोकल, तापमान अधिक उम्र कम, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया तारों की जीवन अवधि के बारे में। तो ये तो जीवन अवधि हो गया, अवधि मतलब टाइम, कि कौन पहले खत्म होगा और कौन बाद में खत्म होगा। तो जो छोटे तारे हैं उनकी उम्र अधिक होगी और जो बड़े तारे हैं उनकी उम्र कम होगी। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे, जो तारे हैं उनका जीवन कैसे समाप्त होगा। तो जो अलग अलग साइज़ के तारे हैं उनका जीवन अलग अलग तरीके से समाप्त होगा। तो इसको भी हम समझते हैं, और सबसे पहले हम ले लेते हैं छोटा तारा, या जो हमने देखा, जो 3 प्रकार हम देखे थे तारों के, उसमें हमने सबसे पहले देखा था सन लाइक तारा, है ना। तो हम सबसे पहले सन लाइक तारा देखेंगे और उनके जीवन चक्र को हम देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं तारों का जीवन चक्र। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सन लाइक स्टार। तो इसका जीवन चक्र क्या होगा, तो इसमें ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि जो तारे हैं उनमें गैस के बादल हैं, गैस के बादल में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का होता है संलयन, जिससे बनता है हीलियम, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश निकलता है। अब होता क्या है कि जब आप, जैसे आपके घर में गैस का सिलेंडर है, तो जब वो टंकी फुल भरी होती है गैस से, है ना, तो उस समय यदि आप चूल्हे को जलाएं, बर्नर को, है ना, तो उसमें जो ज्वाला निकलती है वो नीले कलर की होती है, क्योंकि हमारे पास जो गैस है सिलेंडर में वो पर्याप्त मात्रा में है, और पर्याप्त गैस होने के कारण जो ज्वाला है वो नीले कलर की जलती है। लेकिन जब गैस खत्म होने वाला होता है तो उस समय जो ज्वाला जलती है वो लाल कलर की होती है ना। तो सेम यही होता है तारों में। तो तारों में क्या होता है, जब हाइड्रोजन समाप्त होने वाला होता है, तो जब हाइड्रोजन समाप्त होने वाला होता है तो वो जो तारा है ना, वो लाल कलर का दिखता है, और साथ में उसका आकार बढ़ते जाता है। दो चीज़ें होती हैं, है ना, जब छोटे तारे में, स्पेशली सन लाइक तारे में, है ना, वैसे तो तीनों में वो चीज़ होगी, लेकिन अभी हम फिलहाल देख रहे हैं सन लाइक स्टार के लिए। तो सन लाइक स्टार में क्या होता है कि जो तारा है, जब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा समाप्त होने वाली होती है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तापमान कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो तारा है उसमें दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो तारे का आकार बढ़ने लगता है, और दूसरा तारे का कलर लाल हो जाता है। और ये जो दो चेंजेस होते हैं, इस आधार पे उसे हम एक नाम देते हैं लाल दानव तारा। तो अपनी मृत्यु के समय, है ना, या अपने जीवन चक्र की समाप्ति के कगार पे जो सन लाइक स्टार है वो सबसे पहले चेंज होता है लाल दानव तारे में। तो ये हो गया आपका लाल दानव तारा। सबसे पहले ये फेज आएगा, है ना, लाल दानव तारा में परिवर्तित हो गया, कलर उसका रेड हो गया क्योंकि ईंधन समाप्त होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उसका आकार बढ़ रहा है, इसलिए हमने उसे कहा दानव तारा। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ईंधन समाप्त हो जाएगा, और सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो ईंधन समाप्त होगा वो नाभिक या जो केंद्र है, ये जो लाल दानव तारा है उसके केंद्र का ईंधन पहले समाप्त होगा। तो केंद्र का ईंधन समाप्त होने से क्या होगा कि केंद्र में जो ईंधन है वो समाप्त हो गया, मतलब वहाँ पे ऊर्जा नहीं बन रही है, वहाँ पे कोई प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है। तो जो बचा ईंधन वो बचेगा आपके साइड्स पे, किनारों पे, बाउंड्री पे, है ना। इसलिए बाउंड्री पे ही चूंकि केवल हाइड्रोजन बचेगा, केवल वहीं पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। इसीलिए केवल यही जो बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है, वही दिव्यमान या प्रकाशमान होगा, है ना। और उस कंडीशन को, है ना, ये इस तरीके से, ये जो बाउंड्री है ना, इसे हम थोड़ा छोटा बना देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नाभिक या लाल दानव तारे के केंद्र में हाइड्रोजन जो है
वो पहले समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो खाली स्थान बन जाएगा, तब खाली स्थान जो रहेगा उसको भरने के लिए ये जो बड़ा दानव तारा है वो सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने के कारण इसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना, और इसलिए इसे कहेंगे वामन तारा। और चूंकि अब केवल इसके बाउंड्री पे, किनारों पे रोशनी दिख रही है जो श्वेत कलर की है, इसलिए हम इसे कहेंगे श्वेत वामन तारा। तो लाल दानव तारे के बाद जो फेज आता है ना, वो कहलाता है श्वेत वामन तारा, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, तो लाल दानव तारे के बाद श्वेत वामन तारा। क्या डिफरेंस आया, क्या चेंज आया? लाल दानव तारा का जो साइज था वो एक्सपांड हो रहा था, बढ़ रहा था, कलर लाल था, इसलिए हमने कहा लाल दानव तारा। लेकिन श्वेत वामन तारा, चूंकि इसके केंद्र में, लाल दानव तारे के केंद्र में जो हाइड्रोजन था वो समाप्त हो गया, जगह खाली हो गया, इसलिए अब ये सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ेगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो उसे हम कहेंगे वामन तारा। और अब रोशनी केवल किनारों पे बचेगी, इसलिए हम उसे कहेंगे श्वेत वामन तारा। और ये जो रोशनी रहेगी वो श्वेत कलर की रहेगी, इसलिए हम उसे कहेंगे श्वेत वामन तारा। अब इसके बाद फिर क्या होगा? अब ये जो किनारे पे भी जो हाइड्रोजन बची है वो भी समाप्त हो जाएगी, तो वहाँ से भी रोशनी आना बंद हो जाएगी। तो रोशनी आ ही नहीं रही है, रोशनी आ ही नहीं रही है, तो वहाँ पे हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा, अंधेला अंधेला सा लगेगा, है ना। इसलिए हम उसे नाम देंगे काला वामन तारा। या इसे भूरा वामन तारा भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये कहलाएगा जीवन चक्र सनलाइट स्टार का, जो सबसे पहले बदलेगा लाल दानव तारे में, और उसके बाद वो बदलेगा श्वेत वामन तारा में। और ये जो श्वेत वामन तारे वाली कंडीशन है, इसको 2-3 नाम और दिए जाते हैं, जैसे कि इसे नाम दिया जाता है जीवाश्म तारा, ये एक और नाम हो गया इसका। और उसके बाद जो फेज आता है इसका, अंतिम स्टेज है ना, वो कहलाता है काला वामन तारा। अब ये समाप्त हो गया, खत्म, इसमें कुछ हाइड्रोजन बचे ही नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसे नाम दे दिए काला वामन तारा। तो ये हो गया जीवन चक्र किस प्रकार के स्टार का? सन लाइक स्टार, या सूर्य की तरह तारा, या इसे हमने एक और नाम दिया था छोटा तारा। अब इसके बाद 2 और बचे हैं, तो उनका जीवन चक्र कैसे समाप्त होगा ये भी हम देखेंगे। तो चलिए, इसके बाद फिर हम आते हैं मध्यम या बड़े आकार के तारे, जिसे हमने अंग्रेजी में कहा ह्यूज स्टार, है ना। तो अब हम देखेंगे ह्यूज स्टार के बारे में, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, तो दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। दोनों जो बचे हुए हैं, एक ह्यूज स्टार बचा हुआ है, एक जाइंट स्टार बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम ह्यूज स्टार को देखते हैं। तो ये ह्यूज स्टार है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी वही केस होगा जो स्टार्टिंग में हुआ था छोटे तारे में, मतलब जब ईंधन खत्म होने लगेगा तो ये भी बदल जाएगा लाल दानव तारे में। तो ये भी बदल गया लाल दानव तारे में, ठीक है, लाल दानव तारा। अब इसके बाद फिर जो होगा इसमें वो नई चीज़ होगी, है ना। हमने देखा था कि छोटे तारे में क्या हुआ था कि जो लाल दानव तारा था वो बदल गया था किसमें? श्वेत वामन तारा में। लेकिन ऐसा ह्यूज स्टार में नहीं होगा, है ना। तो ह्यूज स्टार में क्या होगा कि जो लाल दानव तारा है, अचानक से उसमें एक विस्फोट होगा, है ना, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन या नव तारा विस्फोट के नाम से जानते हैं ना। तो ये अचानक से एक विस्फोट हो गया, ये विस्फोट है ना, विस्फोट होगा, ठीक है। और उस विस्फोट को हम अंग्रेजी में कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, या इसे हिंदी में कहते हैं नव तारा विस्फोट। और ये जो नव तारा विस्फोट है उसकी खास बात यह है कि यह विश्व की सबसे चमकीली घटना है, मतलब इससे ज़्यादा रोशनी पैदा होने वाली और कोई घटना नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे चमकीली घटना कौन सी है, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन या नवतारा विस्फोट। तो ये विस्फोट हुआ लाल दानव तारे के बाद। अब इस विस्फोट के बाद क्या होगा? इस विस्फोट के बाद जो तारा बनेगा उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। तो इसके बाद बनेगा न्यूट्रॉन तारा, और ये जो न्यूट्रॉन तारा है इससे समय समय पर न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, है ना, समय समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं पल्स के रूप में, इसलिए उसे हम पल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो ये अंत हो गया ह्यूज स्टार का, है ना। अब इसके बाद फिर हम आएंगे जाइंट स्टार में, लेकिन इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। लाल दानव तारा, लाल दानव तारा
में फिर होगा एक सडन एक्सप्लोजन होगा, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन या नव तारा विस्फोट के नाम से जानते हैं, जो विश्व की सबसे चमकीली घटना है। और इसके बाद ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है या नव तारा विस्फोट है, उससे जो नया तारा बना निकल के आया, उसे हम नाम देंगे न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारे से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं समय समय पे, जिसे हम पल्सर के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे जाइंट स्टार का जो जीवन चक्र है वो किस तरीके से समाप्त होता है। तो थर्ड हम देखेंगे जाइंट स्टार। हाँ, ये चीज़ है, कॉमन है तीनों में, चाहे वो स्मॉल स्टार हो मतलब छोटा तारा हो, या ह्यूज स्टार हो मतलब बड़ा या मध्यम तारा हो, या जाइंट स्टार या दैत्याकार तारा हो, कि तीनों सबसे पहले बदलते हैं लाल दानव तारे में, है ना। तो यहाँ पे भी जब ईंधन खत्म होने लगेगा तो वो पहले बदलेगा लाल दानव तारे में, और उसके बाद इसमें भी होगा सडन एक्सप्लोजन, जिसे कहा जाएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन या नव तारा विस्फोट। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हो गई ह्यूज स्टार में और जाइंट स्टार में। उसके बाद क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस स्टेप के बाद ह्यूज स्टार बदल गया था न्यूट्रॉन तारे में, लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो जाइंट स्टार है या जो दैत्याकार तारा है वो बदल जाएगा ब्लैक होल में, है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप है इसका, ब्लैक होल, या इसे हम हिंदी में कहते हैं कृष्ण वीवर। ठीक है, अभी कृष्ण वीवर के बारे में क्या खास बात है, तो ये जो कृष्ण वीवर है ना, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये काला होता है। काला इसलिए होता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेंस होता है, इतना ज़्यादा सघन होता है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि ये प्रकाश की किरणों को भी अपने से गुजरने नहीं देता। अगर कोई भी प्रकाश की किरण इसके पास गई तो वो उसको अवशोषित करता है, अपने अंदर खींच लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, उसको परावर्तित नहीं होने देता। और हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमें जब दिखाई देगी तब उससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी। लेकिन ब्लैक होल से कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तित हो ही नहीं पाती, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती ही नहीं है। इसलिए हमें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, काला काला सा लगता है ना, अंधेला सा लगता है। इसलिए हम उसे नाम दे दिए ब्लैक होल या कृष्ण वीवर। इसकी विशेषता क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा सघन होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सघन, है ना, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई मैटर है तो वो है ब्लैक होल। और इसकी सघनता चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत अधिक होती है। ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा जाइंट स्टार का जो जीवन चक्र है वो किस तरीके से समाप्त होता है, और इसके अंत में हमने देखा कि ये जो जाइंट स्टार है वो किस में बदल जाता है? ब्लैक होल में बदल जाता है। और ये जो ब्लैक होल में बदलता है, फिर हमने जो पहले देखा है ना, कि हमने देखा है कि जो जॉर्ज लेमात्रे हैं उन्होंने थ्योरी दी है बिग बैंग थ्योरी। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक वेरी हॉट डेंस मैटर होता है, उसमें अचानक से एक्सप्लोजन होता है, सडन एक्सप्लोजन होता है और यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो ये वही वो मैटर है जिसमें एक्सप्लोजन होता है ना, जो ब्लैक होल या कृष्ण वीवर है। जब इसमें कभी फिर एक्सप्लोजन होगा, अचानक से एक्सप्लोजन होगा, तो ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा और उसी से एक नए यूनिवर्स का निर्माण होगा। तो ये हमने पूरा कंप्लीट देख लिया तारों का जीवन चक्र, है ना। और हमने इसमें देखा कि जो छोटा तारा है वो किस तरीके से अपना जीवन चक्र समाप्त करता है। तो छोटा तारा पहले लाल दानव तारे में बदलता है, फिर वो बदलता है श्वेत वामन तारे में, और उसके बाद वो बदलता है काला वामन तारे में। और उसके बाद फिर हमने देखा ह्यूज स्टार के बारे में, जो पहले लाल दानव तारे में बदलेगा। लाल दानव तारे के बाद वो बदलेगा, उसमें होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन या नव तारा विस्फोट, और उसके बाद वो बदल जाएगा न्यूट्रॉन तारे में, जो समय समय पर न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है, जिसे पल्सर कहते हैं। फिर हमने देखा जाइंट स्टार के बारे में, है ना, जिसे हम लाल दानव जो पहले लाल दानव तारे में बदलता है, और उसके बाद फिर उसमें होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन या नव तारा विस्फोट, और उसके बाद वो बदल जाता है ब्लैक होल में। तो ये कंप्लीट हमने आज देख लिया। इसको जो भी हमने आज देखा इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हमने देखा कि जो जियोग्राफी है इसके जनक, तो इसके जनक हमने देखा कि हेकेटियस, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ज्योग्राफी का नामकरण किसने किया, तो एरिस्टोथेनस नामक जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसे ज्योग्राफी नाम दिया। फिर हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया ब्रह्मांड का विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मोलॉजी, जिसमें कॉस्मो का तात्पर्य होता है ब्रह्मांड और लॉजी का तात्पर्य होता है अध्ययन।
और उसके बाद फिर हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, तो अलग अलग सिद्धांत है जिनमें सर्वमान्य जो सिद्धांत है देने वाले हैं सर जॉर्ज लेमात्रे, और उनकी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट का सिद्धांत। तो उनका कहना है कि एक वेरी हॉट डेंस मैटर था आज से करोड़ों अरबों साल पहले, जिसमें अचानक से एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, जिसके कारण वो कई टुकड़ों में विभक्त हो गया, टूट गया और फैलने लग गया, है ना। और उसी से वर्तमान की ब्रह्मांड की रचना हुई है ना, जो प्रेजेंट यूनिवर्स है उसकी रचना हुई है। फिर हमने देखा कि एक व्यक्ति हैं, एक बहुत फेमस वैज्ञानिक जिनका नाम हमने देखा स्टीफन हॉकिंस। तो उन्होंने एक किताब लिखी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें भी उन्होंने यही बताया, सेम थ्योरी दी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। फिर हमने एक वैज्ञानिक का नाम देखा हबल। तो हबल का कहना है कि जो ब्रह्मांड है उसमें अभी भी विस्तार हो रहा है। फिर हमने देखा जो ब्रह्मांड का संगठन, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, तो उसमें हमने देखा सबसे पहले गैस एवं जो धूल है उनके जो बादल हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, निहारिका या नेब्यूला। फिर हमने देखा तारे एवं उनके समूह, है ना, जैसे कि आकाशगंगा एवं नक्षत्र। फिर हमने उसी में देखा विस्तृत खाली स्थान, और चौथा था डार्क मैटर। इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा निहारिका के बारे में। निहारिका जिन्हें हम तारों का पालना या नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से तारों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कैसे होती है कि ये जो गैस के जो बादल होते हैं तो इनमें संघनन होता है, संघनन के कारण गैस के अणु पास आते हैं तो उनमें घर्षण होता है, घर्षण के कारण तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो हाइड्रोजन के अणु पास आते हैं और जुड़ के वो हीलियम बनाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, और जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये तारों की प्रारंभिक अवस्था है, जिसे हमने नाम दिया आदि तारा या प्रोटो स्टार या एम्ब्रियो स्टार। उसके बाद फिर हमने देखा कि तारे तीन प्रकार के होते हैं, है ना, तीन प्रकार के उनके आकार के आधार पे। पहला छोटा तारा, है ना, उसके बाद आएगा आपका मध्यम तारा या बड़ा तारा, और तीसरा है दैत्याकार तारा। छोटा तारा कैसे हम तय करेंगे कि किसे कौन सा छोटा तारा है, कौन सा मध्यम और कौन सा बड़ा? तो यदि किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना तक है तो वो छोटा तारा है। और यहाँ पे जो 1.44 की जो लिमिट है इसको बताने वाले थे एस चंद्रशेखर, इसलिए इस लिमिट को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। उसके बाद जो मध्यम आकार का तारा है तो उसकी लिमिट क्या है? तो यदि किसी भी तारे का आकार सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से 3 गुना तक के बीच में है तो उसे हम कहेंगे मध्यम तारा। और यदि किसी तारे का आकार सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से भी अधिक है तो वो कहलाएगा दैत्याकार तारा या जाइंट स्टार। और फिर किस तरीके से उनका जीवन चक्र समाप्त होता है ये सब हमने आज की क्लास में देख लिया। बाकी जो चीज़ें हैं आगे हम पढ़ेंगे कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, नक्षत्र क्या है, फिर हम देखेंगे सौर परिवार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, सेकंड क्लास में। थैंक यू।